हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं आज हम। 100 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, प्रति इकाई क्षेत्रफल यानी प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो कहते हैं दाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक कौन सा है? तो दाब का मात्रक है पास्कल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाब का सूत्र क्या है? क्वेश्चन पूरा नहीं है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बा से वायु, बा से बोरोमीटर, ठीक है। बोरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई चढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसलिए हमारी सांसें तेज चलने लगती हैं, ठीक है। और इसका कारण यह भी है, जैसे पहाड़ों पर दौड़ लगाना, और तो उसमें जल्दी से अपन थक जाते हैं, इसलिए ये भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द्रव के भीतर गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब सामान्यतः क्या होता है? द्रव का दाब भी बढ़ जाता है, यानी कि द्रव की गहराई पर बढ़ने पर द्रव का दाब भी बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव के कारण छोटी छोटी जल बूंदें सामान्यतः कैसी दिखाई देती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण कैसे दिखाई देती हैं? गोलाकार, जैसे किसी टंकी या उसमें से पानी की बूंदें गिरती हैं, वो गोलाकार दिखाई देती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत पतली नली में द्रव के ऊपर उठने या नीचे जाने की घटना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? केशकत्व। कौन सी क्रिया है? केशकत्व क्रिया। बहुत पतली नली में द्रव के ऊपर जाने और नीचे आने की क्रिया क्या कहलाती है? केशकत्व क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ों से पानी ऊपर पहुंचने की कौन सी घटना सहायक होती है? तो वो केशकत्व क्रिया होती है। केशकत्व क्रिया के कारण, जैसे दिए में जो तेल ऊपर चढ़ता है, वो केशकत्व क्रिया के कारण ही चढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही पौधों की जड़ द्वारा पौधों में जो पानी ले जाया जाता है, वो केशकत्व क्रिया के कारण ले जाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किसका एक रूप माना जाता है? तो किसका है? ऊर्जा का रूप। प्रकाश किसका रूप माना जाता है? ऊर्जा का। जैसे धूप निकल आती है तो हमें एनर्जी सी महसूस होती है, ठीक है, वही कारण है। अगला क्वेश्चन है, लाल, हरा और नीला किस प्रकार के रंग के आते हैं? ये होते हैं प्राथमिक रंग। हरा, लाल, नीला और हरा प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाल और हरे प्रकाश के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? लाल और हरे को मिलाकर, देखिए, ला, एल और पी को मिलाने से पीला है, पीला। अगला क्वेश्चन है, नीले और हरे प्रकाश के मिश्रण कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो श्याम रंग। नीला और हरे प्रकाश से श्याम रंग प्राप्त होता है, ठीक है। देखिए, प्रकाश
प्रकाश की निर्वात में चाल लगभग कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कितनी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो कौन सी तरंग है? प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरह कार्य करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगों को संरक्षण के लिए भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? वो कौन सी तरंगें होती हैं जिन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो वो विद्युत चुम्बकीय, जैसे प्रकाश, उन्हें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को मुख्यतः कौन सी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है? तो वो कौन सी वस्तु है जो दिखाई देती है? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है। और कौन सी नहीं दिखाई देती? नहीं दिखाई देती वो है दूर की। तो इसके लिए कौन सा नहीं दिखाई देती? वो दूर की। और इसके लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस। ठीक है। देखिए, निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए सामान्यतः किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है अवतल लेंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो वो है उत्तल लेंस। ठीक है। तरंग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मुख्यतः क्या स्थानांतरित होता है? तो वो क्या होता है? ऊर्जा। तरंग द्वारा ऊर्जा स्थानांतरित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो वो होती है भौतिक माध्यम की आवश्यकता। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण किस प्रकार की दिशा में कंपन होते हैं? तो तरंग के संचरण की दिशा में, किसकी दिशा में? तरंग के संचरण की दिशा में अनुप्रस्थ तरंग के कण। ठीक है। तरंग की आवृत्ति किससे संबंधित होती है? किससे? 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या से तरंग की आवृत्ति होती है। तरंग की आवृत्ति किससे संबंधित होती है? 1 सेकंड में होने वाले कंपनों की संख्या से। ठीक है। मानव सामान्यतः किस आवृत्ति तक ध्वनि सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 20 से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो अपश्रव्य। और 20 से अधिक वाली को क्या कहा जाता है? पराश्रव्य। अधिक वाली को पराश्रव्य कहा जाता है। ठीक है। 20,000 से अधिक आवृत्ति वाली को क्या कहा जाता है? तो वो है पराश्रव्य तरंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि में वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड इसके। ठीक है। 332 मीटर पर सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में ठोस की चाल सबसे अधिक होती है? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है तो वो होती है ठोस में। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो यांत्रिक। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो वो है यांत्रिक तरंग। ठीक है।
ध्वनि यांत्रिक तरंगे हैं। दाब की इकाई पास्कल को किस रूप में लिखा जाता है? तो क्वेश्चन पूरा नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि क्षेत्रफल समान रहे और बल बढ़े तो दाब क्या होता है? दाब क्या होता है? बढ़ेगा। यदि क्षेत्रफल समान रहे और दाब बढ़े, दाब बढ़ेगा तो दाब क्या होता है? दाब क्या होगा? यानी बल बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा। यदि बल समान रहे, यदि बल समान रहे और क्षेत्रफल बढ़े तो दाब क्या होता है? घटेगा। यानी कि बल समान रहे और क्षेत्रफल बढ़े तो दाब घटेगा और बल बढ़े तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। नुकीली वस्तु से सतह में क्यों प्रवेश कर नुकीली वस्तु आसानी से सतह में क्यों प्रवेश करती है? तो कम क्षेत्रफल के कारण दाब अधिक होता है, ठीक है। कम क्षेत्रफल के कारण दाब अधिक होता है, इसलिए नुकीली वस्तु। चौड़ी पट्टी वाले स्कूल बैग की पट्टियां कंधे पर दबाव कम क्यों करती हैं? इसका कारण क्या है? क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए उसका वजन, बस्ते का वजन महसूस नहीं होता। पृथ्वी की सतह के ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्यों घटता है? क्यों? ऊपर जाने पर ऊपर वायु का स्तंभ छोटा हो जाता है, इसलिए वायुमंडलीय दाब घटने लगता है, ठीक है। एक ही द्रव में समान गहराई पर दाब कैसा माना जाता है? तो समान माना जाता है। एक ही द्रव में समान गहराई पर दाब कैसा माना जाता है? समान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव के घनत्व को बढ़ाने पर समान गहराई पर दाब क्या कहलाता है? बढ़ेगा। द्रव के घनत्व को बढ़ाने पर समान गहराई पर दाब बढ़ेगा, ठीक है। द्रव के दाब में किस राशि को दर्शाया जाता है? तो द्रव के दाब में किस राशि को? तो गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाया जाता है, ठीक है। पृष्ठ तनाव द्रव की सतह को किस प्रकार व्यवहार करने की प्रवृत्ति देता है? खिंची हुई झिल्ली जैसा। पृष्ठ तनाव द्रव की सतह को किस प्रकार व्यवहार करने की प्रवृत्ति देता है? वो खिंची हुई झिल्ली की जैसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साबुन का घोल जल की सतह के पृष्ठ तनाव को सामान्यतः क्या करता है? कम कर देता है। साबुन का घोल जल की सतह के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। छोटी बूंद गोलाकार आकार किससे जुड़ा होता है? तो न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल आवृत्ति के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केश का नली का व्यास कम होने पर केश की प्रभाव सामान्यतः कैसा होता है? अधिक स्पष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉटिंग पेपर में स्याही फैलने का क्या कारण है? तो वो है केशकत्व के कारण, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर। दीपक की बत्ती में तेल का ऊपर किस कारण से पहुंचना है? तो वो केशकत्व के कारण, दीपक में, ठीक है। वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की क्या भूमिका होती है? वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की क्या भूमिका होती है?
वस्तु को देखने के लिए वस्तु से आने वाले प्रकाश आँख पर पहुँचना चाहिए। वस्तु से आने वाला प्रकाश आँख पर पहुँचना चाहिए, ये भूमिका होती है, जब भी हमें वस्तु दिखाई देती है। श्वेत प्रकाश को रंग में बांटने वाला उपकरण कौन सा है? तो वो है प्रिज्म। प्रिज्म के कारण ही हमें अलग अलग रंग दिखाई देते हैं श्वेत प्रकाश में। वर्ण विक्षेपण में श्वेत प्रकाश कितने प्रमुख रंगों के समूह में दिखाई देता है? तो वो है 7। प्रिज्म में 7 रंग होते हैं, वही वाला। प्रिज्म में बैंगनी प्रकाश का विचलन लाल की तुलना में कैसा होता है? तो कम। प्रकाश प्रिज्म में बैंगनी प्रकाश का विचलन लाल प्रकाश की तुलना में कैसा होता है? तो वो होता है अधिक। विचलन अधिक दिखाई देता है। प्रिज्म में लाल प्रकाश का विचलन बैंगनी की अपेक्षा की तुलना में कैसा दिखाई देता है? तो कम दिखाई देता है। लेकिन आवृत्ति रेड वाले की ज़्यादा होती है, ठीक है। आवृत्ति की बात करें तो रेड वाले की ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, तो ये 50 क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट एग्जामों में पूछे गए हैं। आरआरबी ग्रुप डी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आगे क्वेश्चन करते हैं, और ठीक है, अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में सूर्य का प्रकाश किसका उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो वर्ण विक्षेपण के कारण हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, वर्ण विक्षेपण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक उदाहरण कौन सा है? विद्युत चुम्बकीय प्रकाश तरंगें होती हैं, वो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ध्वनि तरंगें कैसी होती हैं? ध्वनि तरंगें और भौतिक तरंगें, ध्वनि तरंगें। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रसारण में कौन से क्षेत्र परस्पर जुड़े होते हैं? तो विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर जुड़े होते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों के प्रसारण में। विद्युत चुम्बक निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल लगभग कितनी होती है? 3 × 10 कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के किस स्थान पर बनता है? तो वो रेटिना के निकट दृष्टि दोष रेटिना के आगे बनता है, निकट दृष्टि दोष में। मायोपिया के सुधार में अवतल लेंस क्या कहलाता है? मायोपिया के सुधार में अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को अपसारित करता है। मायोपिया किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष, निकट दोष को कहते हैं मायोपिया, ठीक है, इंग्लिश में। हाइपरमेट्रोपिया में प्रतिबिंब सामान्य रेटिना के किस स्थान पर बनता है? देखिए, मायोपिया में आगे बनता है, और हाइपरमायोपिया में पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है और इसमें आगे बनता है, ठीक है, रेटिना के पीछे बनता है। उत्तल लेंस का एक सामान्य प्रकाशीय प्रभाव क्या है? तो किरणों को अपसारित करता है, किरणों को अपसारित करना उत्तल लेंस का
प्रकाशीय प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का एक सामान्य प्रकाशीय प्रभाव क्या है? तो अवतल लेंस का किरणों को अपसारित करना। अवतल लेंस का सामान्य प्रकाशीय प्रभाव क्या है? किरणों को अपसारित करना। और उत्तल लेंस का क्या था? उत्तल लेंस का था किरणों को अभिसारित करना, उसका अपसारित करना। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दृष्टि वैषम्य में किस प्रकार की दृष्टि समस्या हो सकती है? दृष्टि वैषम्य में तो कुछ दिशाओं में धुंधला दिखाई देना। दृष्टि वैषम्य में कुछ दिशाओं में धुंधला दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि दोष को सुधारने के लिए दृष्टि दोष को सुधारने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो होता है लेंस का। लेंस ही होते हैं, उत्तल लेंस लगाया जाता है, अवतल लेंस, कभी कभी गोल लेंस लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तरंग में माध्यम के कणों का दोलन किसके साथ संबंधित हो सकता है? तरंगों में माध्यम के कणों का दोलन तो तरंग के संचरण से होता है। यांत्रिक तरंग एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है यांत्रिक तरंग? ध्वनि तरंगों का। ध्वनि तरंगें किसी होती हैं? यांत्रिक तरंगें। प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंग का एक उदाहरण है प्रकाश तरंगें। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग में शिखर और गर्त किस प्रकार से भाग लेता है? तो तरंग के अधिकतम और न्यूनतम विस्थापन वाले भाग अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंगों में संपीड़न और विरलन किसके माध्यम से होता है? कणों के पास पास और दूर दूर। अनुदैर्ध्य तरंगों की संपीड़न और विरलन, यानी संपीड़न पास पास आना, दूर दूर जाना, विरलन में बिछड़ना। ठीक है, एक पूर्ण तरंग में आवर्तकाल किससे संबंधित है? तो एक पूर्ण दोलन समय से। एक पूर्ण तरंग में आवर्तकाल। अगला क्वेश्चन, यदि आवृत्ति बढ़े, माध्यम में चाल स्थिर रहे तो तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंगदैर्ध्य घटेगी। यदि आवृत्ति घटे और चाल स्थिर रहे तो तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवृत्ति घटेगी तो चाल बढ़ेगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो चाल घटेगी। ठीक है, दोनों अपोजिट होते हैं। अगला क्वेश्चन, ध्वनि उत्पन्न होने का मूल कारण क्या है? ध्वनि उत्पन्न होने का मूल कारण है कंपन। किसी में कंपन होगा तभी ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किन कारणों पर निर्भर करती है? तो माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है ध्वनि की चाल है। ठीक है, ठोस में ध्वनि की चाल गैस की तुलना में सामान्यतः कैसी होती है? अधिक होती है। सर्वाधिक किसमें? लोहे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्रव में ध्वनि की चाल गैस की तुलना में कैसी होती है? तो अधिक होती है द्रव में, जैसे पानी में, गैस की तुलना में अधिक होती है। ध्वनि की चाल तापमान और माध्यम के किस गुण पर निर्भर करती है? तो घनत्व और प्रत्यस्थता पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्तन के कारण ध्वनि के उपयोगों में क्या शामिल है? तो संकट या दूरी,
संकट या दूरी का पता लगाने के लिए। प्रत्यावर्तन के कारण ध्वनि के उपयोग को शामिल किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग चिकित्सा में किस प्रकार किया जाता है? तो जांच और उपचार के लिए पराश्रव्य तरंगों का, ठीक है, जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं। पराश्रव्य तरंगों से कीमती वस्तुओं की सफाई क्यों की जा सकती है? तो सूक्ष्म गंदगी हटाने में सहायता मिलती है, ठीक है, पराश्रव्य तरंग। गर्भावस्थ शिशु की जांच में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो वो होती हैं पराश्रव्य तरंगें। समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? ध्वनि की प्रतिध्वनि। समुद्र की गहराई ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ध्वनि की प्रतिध्वनि। प्रघाती तरंगें किससे संबंधित होती हैं? प्रघाती तरंगें संबंधित होती हैं बहुत अधिक ऊर्जा वाली तीव्र तरंग से। ध्वनि की पिच बढ़ने का अर्थ क्या है? ध्वनि की पिच बढ़ जाती है यानी उसकी आवृत्ति भी बढ़ जाती है। ध्वनि की प्रबलता मुख्यतः किससे जुड़ी होती है? तो आयाम से। ध्वनि की प्रबलता किससे जुड़ी होती है? आयाम से। एक ही आवृत्ति की ध्वनि अलग अलग माध्यमों में जाने पर क्या बदल सकता है? तो चाल और तरंग दैर्ध्य। एक ही आवृत्ति की ध्वनि अलग अलग माध्यमों से जाने पर क्या बदल सकता है? उसकी चाल बदल सकती है और तरंग दैर्ध्य, ठीक है। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक है, ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज, ठीक है। ध्वनि किसका मात्रक है? हर्ट्ज का। ध्वनि तरंग के संपीड़न किसका क्षेत्र होता है? तो अधिक घनत्व। ध्वनि तरंग में संपीड़न किसका क्षेत्र से होता है? संपीड़न अधिक घनत्व के कारण। ध्वनि तरंग में विरलन किसके क्षेत्र का कारण है? तो कम घनत्व के कारण। प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का सतह से लौटना प्रकाश का परावर्तन। और अपवर्तन क्या कहलाता है? प्रकाश का सतह पर आना अपवर्तन कहलाता है, ठीक है। जैसे सतह पर आना तो अपवर्तन, ठीक है, और सतह से जाना तो परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन किस स्थिति में होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। वर्ण विक्षेपण में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? वर्ण विक्षेपण में तो वो होता है लाल रंग, और अधिक विचलित होता है बैंगनी रंग। वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक कौन सा रंग विचलित होता है? तो वो होता है बैंगनी। इंद्रधनुष के बनने में जल की बूंदें किस प्रकार व्यवहार करती हैं? छोटे प्रिज्म की तरह, जब तो इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में सूर्य के प्रकाश का कौन सा कण स्पष्ट दिखाई देता है? स्पष्ट होता है श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों का बना होना, ठीक है। लाल और नीले प्रकाश के मिश्रण से कैसा रंग बनता है? मैजेंटा,
लाल और नीले से मजेंटा रंग बनता है। हरा और नीला, हरा और नीला से कैसा रंग बनता है? श्याम रंग बनता है। लाल और हरा प्रकाश कैसा रंग करता है? पीला। पास्कल किस भौतिक राशि की इकाई है? पास्कल किसकी है? दाब की। यदि किसी सतह पर बल दोगुना और क्षेत्रफल समान रहे तो दाब का क्या प्रभाव है? तो दाब भी दोगुना हो जाता है। बल दोगुना, दाब दोगुना, क्षेत्रफल समान रहे तो। लास्ट क्वेश्चन है, वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, यदि बल समान और क्षेत्रफल आधा, यदि बल समान और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो दाब क्या होता है? दाब हो जाता है दोगुना। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, द्रव का दाब गहराई के साथ क्यों बढ़ता है? द्रव का दाब गहराई के साथ क्यों बढ़ता है? ऊपर स्थित द्रव का भार बढ़ जाता है। तो ये थे 100 क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी में एनटीपीसी में बार बार पूछे गए क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।